हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिंदी। 11th क्लास की हिंदी की हम आज बुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। 11th क्लास की अभिव्यक्ति माध्यम की बुक के अंदर जो सेकंड टर्म का आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के अंदर आपके ओनली 3 चैप्टर आने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है कथा पथकथा, सेकंड चैप्टर का नाम है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, थर्ड चैप्टर का आपका नाम है सिविल लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। ये वाला जो चैप्टर है कथा पटकथा वाला चैप्टर, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। इस चैप्टर को गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम इस चैप्टर को फुल कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और यही काफ़ी होगा आपके लिए। तो गाइस जो हमारे चैप्टर की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी पत्र से। जो पत्र जो शब्द है, इस शब्द से हमारी स्टार्टिंग होने वाली है इस चैप्टर की। मैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर का हमारा मतलब क्या है आखिर। तो चैप्टर का जो नाम है वो है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया। जो कार्यालय का मतलब होता है कार्य में या फिर कार्य के लिए, और जो लेखन जो होता है, लेखन का मतलब होता है लिखना। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि किसी कार्यालय के लिए लिखी जाए उसे कहते हैं कार्यालय लेखन। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। कार्यालय के अंदर लेखन के अंदर जो पढ़ते हो आप पत्र के बारे में आप पढ़ोगे कार्यालय लेखन के अंदर। जो पत्र जो होते हैं, पत्र का मतलब होता है किसी को अपनी बात बताना, किसी सरकारी अधिकारी हो या फिर सरकारी अधिकारी ना हो, किसी को भी जब आप लिख के किसी फॉर्मेट के अंदर किसी को बात बताते हो कोई, उसे कहते हैं पत्र। जो पत्र जो होते हैं मेनली 2 तरीके के होते हैं। जो फर्स्ट जो पत्र का प्रकार होता है वो होता है औपचारिक, और जो सेकंड प्रकार जो होता है पत्र का वो होता है अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र जो होते हैं वो पत्र लिखे जाते हैं सरकारी संस्थाओं को, यानी कि सरकार से के जो कार्यालय हैं, जितने भी दफ्तर वगैरह हैं, बैंक हैं, उन सब में जो लिखे जाएंगे पत्र वो होंगे आपके औपचारिक पत्र। परंतु जो पत्र ऐसे हैं जो सरकारी नहीं है, सरकार के अंडर में नहीं आते, जो सरकार को नहीं लिखे जाएंगे, वो आते हैं आपके अनौपचारिक पत्र में। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है औपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सरकारी श्रेणी में आते हैं, यानी कि सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, विभाग हैं, उन सब में औपचारिक पत्र जो है वो लिखे जाते हैं। इनको लिखने का एक फॉर्मेट भी आपको दिया जाता है कि किस फॉर्मेट में आपको लिखना है, जिसके बारे में भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। औपचारिक पत्र लिखने का तरीका, तो अब तरीका सीख लेते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे आपको सीखना नहीं है, बस खाली आपको पढ़ना है यहाँ पे कि औपचारिक पत्र लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो टॉप होगा पेज के सबसे ऊपर जो लिखोगे आप लिखोगे कार्यालय का, विभाग या मंत्रालय जो भी जगह है वो उसका नाम लिखा जाएगा और उसका पता लिखा जाएगा सबसे ऊपर आपके पेज पे। फिर बाएं तरफ क्या लिखना है, आपको संख्या लिखनी है उसके बारे में, यानी कि उसका नंबर कितना है, पता कितना है। ये जैसे कि आप दिल्ली 53 पिन कोड लगाते हो, ऐसे उसके पते का पिन कोड आ जाएगा। फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम भी लिख दोगे आप फ्रंट पे ही। जैसे कि मान लीजिए आपका पेज है, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको उस जगह का नाम लिखना है, उसका पता लिखना है। फिर उसके बाद उसका जो अधिकारी है उसका नाम आ जाएगा और उसका पता आ जाएगा वहाँ के अधिकारी का। आजकल मर्जी है आपकी सेवा में का प्रयोग करो मत करो, वैसे तो आजकल कम करते हैं लोग। जो पत्र जो है, जब पत्र का एंड होने वाला होगा वहाँ पे आप धन्यवाद वगैरह लिख देना और वहाँ पे फिर तारीख लिख देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं सबसे एंड में भवदी है। तो ये था आपका तरीका औपचारिक पत्र लिखने का। और जितने भी पत्र आप पढ़ेंगे, सरकारी पत्र होंगे, सबको लिखने का अलग अलग तरीका है, सबका अलग अलग फॉर्मेट है और अलग अलग फॉर्मेट पत्रों की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मुख्य टिप्पणी। मुख्य टिप्पणी जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं नोटिंग। अब मुख्य टिप्पणी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी पत्र लिखा जाता है, किसी को कोई भी बात बतानी होती है लिख के, तो उसके अंदर जब पत्र लिख जाता है दूसरे इंसान के पास पहुंच जाता है तो अपनी राय पेश करता है उसके ऊपर, अपने विचार बताता है, आदेश बताता है, निर्देश बताता है उस पत्र के ऊपर कि वो पत्र किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो ये राय मत आदेश जो पेश करे जाते हैं किसी पत्र के ऊपर, इसे ही कहते हैं हम टिप्पणी। अब जो टिप्पणी जो है इसकी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से इसे करना है।
कि किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा पत्र, टिप्पणी किस तरीके से होगी। जो टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होगी यानी कि तरीका होगा उसे कहेंगे हम टिप्पण, यानी कि टिप्पणी की तरीका काम जो टिप्पणी है उसे लिखने के तरीके को ही हम कह देंगे टिप्पण। जो टिप्पण जो होते हैं आपके वो होंगे दो तरह के, एक होगा सहायक स्तर पर और एक होगा अधिकारी स्तर पर। सहायक स्तर पे ऐसे होता है जैसे कि आपको पहले आपने पत्र लिखा किसी को, तो जो छोटे सरकारी अधिकारी होंगे वो उसे देखेंगे, हैंडल करेंगे, फिर अपने बाद वो बड़े अधिकारियों को भेजते हैं। जो छोटे अधिकारियों के जो काम आते हैं वो सारे के सारे आते हैं सहायक स्तर के अंदर जो टिप्पण होता है। और जो बड़े अधिकारी जो करते हैं किसी काम को, और वो उनके लिए ही रखे गए जिस काम को दिया गया है उन्हें, उनके पर्सनल काम के लिए, तो वो बड़े अधिकारी स्तर पर आ जाते हैं। जो मेन काम होते हैं उन्हें करते हैं अधिकारी स्तर पर टिप्पण वाले अधिकारी। जो टिप्पण जो है उसे लिखने का मेन उद्देश्य यही होता है कि कोई भी जो पत्र है उसकी बात को आसानी से नियमानुसार निपटाया जा सके, ताकि घुमा फिरा के बात ना हो और आसानी से मामला निमट जाए, इसलिए टिप्पणों को लिखा जाता है। अब टिप्पण किस प्रकार लिखी जाएगी, जैसे कि आप पत्र लिखते हो उसी तरीके से टिप्पण लिखी जाती है। जैसे कि किसी पेज में सबसे ऊपर आप उस संस्था का नाम लिख देंगे जिसे आप पत्र भेज रहे हो, उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर उसका डेट आ जाएगा, फिर लास्ट में आप अपना नाम और अपना पता लिख दोगे। इसी तरीके से पत्र लिखा जाता है और इसी तरीके से आपका टिप्पण भी लिखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छी तरीके से आप कैसे टिप्पण लिख सकते हो, यानी कि एक टिप्पण को आप अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हो, तो सबसे पहले आपको जो अपनाना होगा तरीका वो अपनाना होगा कि पूर्ण स्पष्ट टिप्पण, यानी कि आपको बिल्कुल सही तरीके से टिप्पण को लिखना है और पूरी तरीके से बात बतानी है, हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करके टिप्पण के अंदर। जो टिप्पण हो वो संक्षिप्त हो, मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो, मगर ज़्यादा बात बता दी जाए टिप्पण के अंदर। तर्कसंगत होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी कि लोगों को लगे हाँ भाई ये टिप्पणी अच्छी तरीके से की गई है और अच्छी, इसका उद्देश्य भी अच्छा ही होगा। लोगों को ऐसा लगना चाहिए इस तरीके से आपको टिप्पण लिखना है, यानी कोई अपनी बात लिखनी है और सीक्वेंस में लेके चलना है। पहले फर्स्ट स्टेप में पहली बात बतानी है, फिर सेकेंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में। एकदम से सारी बात आपको एक्सप्लेन नहीं करनी, क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना है हर। और जो टिप्पण जो होगा उसका सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है अन्य पुरुष में लिखा जाना, यानी कि टिप्पण जो लिख रहा है और जिस अधिकारी को भेज रहे हैं इन दोनों का कोई रोल नहीं होता टिप्पण में। टिप्पण जो लिखा जाता है वो तीसरे इंसान के लिए लिखा जाता है, यानी कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो बीमार हो गया है और वो कह रहा है आपसे कि आप मेरे स्कूल में एप्लीकेशन दे दो प्रिंसिपल को या मेरे टीचर को। तो जो आपका दोस्त बीमार है वो तो टिप्पण लिख नहीं रहा, पत्र लिख नहीं रहा, तो उनने आपको कह दिया अब बात जो होगी वो आपके बीच में होगी और आपके टीचर के बीच में होगी, आपके बीच में होगी और आपके टीचर के बीच में होगी। जो थर्ड पर्सन है मगर सारा काम उसके लिए हो रहा है। तो इसी तरीके से जैसे कि आपका दोस्त जो है वो आपसे एप्लीकेशन लिखवा रहा है प्रिंसिपल को, यानी कि उसका रोल है, मेन रोल नहीं है कुछ भी, आप सारा काम कर रहे हो, तो वो जो है थर्ड पर्सन है। इस तरीके से यानी कि जिसके लिए लिखा जा रहा है वो अपना रोल कुछ नहीं निभाता इसके अंदर टिप्पण में। आनुषंगिक टिप्पण, अब इसका मतलब समझ लेते हैं। आनुषंगिक टिप्पण का मतलब क्या होता है। जब भी कोई टिप्पण लिखा जाता है, पत्र वगैरह लिखा जाता है, तो उस पत्र को एक अधिकारी को भेजा जाता है। वो अधिकारी उसको चेक करता है और उसकी लिस्ट बनाकर अपने बड़े वाले अधिकारी को भेजता है, यानी कि अपने हेड को भेजता है। फिर जो अधिकारी है, छोटा अधिकारी, उसका हेड उसके ऊपर अपनी राय बताता है कि वो उससे सहमत है या सहमत नहीं है। अगर वो सहमत होता है बड़ा हेड तो अपने हस्ताक्षर कर देता है, यानी कि सिग्नेचर कर देता है, या फिर कभी कभार वो बड़ा हेड ये भी लिख देता है कि मैं जो हूँ इससे सहमत हूँ, ये पत्र अच्छी तरीके से बना हुआ है, ये टिप्पण अच्छी तरीके से बना हुआ है, मैं उससे सहमत हूँ। तो इस तरीके से आनुषंगिक टिप्पण का मतलब यही है कि राय ली जाती है इसके अंदर बड़े अधिकारी की कि वो सहमत है या नहीं है। जो ये टिप्पण जो होता है आनुषंगिक टिप्पण, इसकी एक और ख़ास बात है कि ये संक्षिप्त होते हैं, यानी कि बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात करी जाती है इसके अंदर। कभी कभार तो ज़्यादा लंबे भी चले जाते हैं क्योंकि कभी कभार सहमति नहीं मिल पाती। जब सहमति नहीं मिल पाती तो टिप्पण लंबे हो जाते हैं, अन्य तो छोटे टिप्पण होते हैं ज़्यादातर। अब पढ़ लेते हैं सिमरण पत्र के बारे में। सिमरण पत्र जो है इसे अनुस्मारक भी कहा जाता है और कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश में रिमाइंडर भी लिखा हुआ मिलेगा इसे। अब सिमरण पत्र क्या होते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा
कि आप जब किसी को पत्र लिखते हो या कोई व्यक्ति किसी को पत्र लिखता है, तो जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है वो कभी कभार रिप्लाई नहीं देता कि वो हमारी बात से सहमत है या नहीं, या उसे हमारी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो जब वो कोई भी इंसान हमारे किसी भी पत्र का रिप्लाई नहीं देता, तो हम उसको दोबारा से पत्र लिखते हैं याद दिलाने के लिए कि हाँ, तो हमने आपको पत्र लिखा था और आपने हमारे पत्र को ध्यान नहीं दिया। तो जो दूसरी बार जो आप पत्र लिखोगे याद दिलाने के लिए किसी व्यक्ति को, तो उसी पत्र को कहा जाएगा सिमरन पत्र। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो व्यक्ति को आपने पहला पत्र लिखा था उसे दोबारा से बताया जाए कि मैंने तुम्हें ये पत्र लिखा था, तुमने हमारा ध्यान नहीं दिया पत्र का। तो ये था आपका सिमरन पत्र, ध्यान दिलाने के लिए व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। नेक्स्ट जो है आपका वो है अर्ध सरकारी पत्र। जैसे कि आपने पढ़ा था औपचारिक पत्र के अंदर, औपचारिक पत्र में सारे के सारे काम जो होते हैं वो सरकारी कार्यालयों के लिए होते हैं, मगर अनौपचारिक जो होता है उसके अंदर सारे के सारे कार्यालय सरकारी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लोगों के आपस में ही होते हैं, निजी पत्र होते हैं उसके अंदर। मगर कुछ पत्र ऐसे भी होते हैं जो कि अर्ध सरकारी की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ना तो वो सरकारी होते हैं और ना ही वो प्राइवेट होते हैं, यानी कि दोनों के बीच का होता है उसके अंदर सिस्टम। तो अर्ध सरकारी पत्र जब लिखे जाते हैं, जैसे कि आप किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो और वो सरकारी अधिकारी वो या तो आपका दोस्त है या आपको जानने वाला है या रिश्तेदार है, तो आप उससे बात इस तरीके से नहीं करोगे पत्र के अंदर कि वो आप अधिकारी है, आप इस तरीके से बात करोगे कि वो आपका मित्र है या रिश्तेदार है। तो जब पत्र लिखने वाले जो हैं सरकारी अधिकारी को जानते हैं, लोगों के बीच में आपस में पहले से जानते हैं, बातचीत होती है, उनकी मुलाकात हुई हुई है पहले से, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जो जानने वाले लोगों के बीच में जो बात होगी, सारे पत्र लिखे जाएंगे, वो आएंगे अर्ध सरकारी की लिस्ट में। इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि आप जो हो किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में पत्र लिख रहे हो, वहाँ पे आपका ब्रोदर जो है वो किसी पद पे है, तो आप उसे पत्र लिख रहे हो, आपको पता है कि वो अधिकारी है, मगर आप अधिकारी की तरह बात नहीं करोगे, आप उनको कहोगे भैया, क्योंकि वो आपके भैया हैं। तो आप जो उन्हें जानते होंगे और आप उस तरीके से बात करोगे जिस तरीके से आप अपने भाई से बात करते हो उनसे, उनके दफ्तर में भी, क्योंकि आप उन्हें जानते हो। तो जो जानने वाले व्यक्तियों के बीच में जो बात होती है, पत्र लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे आते हैं अर्ध सरकारी के कैटेगरी में। और जैसे कि आपने इस तरीके से देखा होगा, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, जब एंड करते हैं वो पत्र का, तो ज़्यादातर पत्रों में तो लिखा जाता है सरकारी में भवदीय लिखते हैं, भवदीय। मगर अगर वो आपका रिश्तेदार है जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जानने वाला है, तो आप भवदीय नहीं लिखोगे, आप लिखोगे आपका, क्योंकि आपका उसके लिए लिखा जाता है जिसे हम जानते हैं, तो उस इंसान को हम जानते हैं, इसलिए हम लिख देंगे आपका भवदीय की जगह। तो गाइज़, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है प्रेस विज्ञप्ति, या फिर इंग्लिश में आप इसे कहोगे प्रेस रिलीज। अब प्रेस विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति जब कोई अपनी बात कर रहा हो या किसी संस्थान में या कमेटी के अंदर किसी भी विषय के ऊपर बात चल रही हो, तो उसके अंदर एक निर्णय लिया जाता है कि किस तरीके से किस काम को निपटाना है। तो उस काम को निपटाने के लिए सारी की सारी जब बातें हो जाती हैं, डिस्कशन हो जाता है, तो उसे जो होता है जिस तरीके से लोगों के सामने पहुंचाया जा रहा है, जिस चीज़ के द्वारा लोगों के सामने वो निर्णय लाया जाता है कि काम किस तरीके से होने वाला है, तो जो लोगों के सामने निर्णय जो लेके आ रहे हैं, जिस तरीके से ला रहे हैं, जिस रूप में ला रहे हैं, उसे कहा जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। यानी कि जो भी संस्थान के अंदर कमेटी में बातचीत होगी, उसे लोगों को जिस तरीके से आप पहुँचा रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि क्या बात हुई है कमेटी के अंदर या संस्थान में, तो लोगों को बताने के तरीके वही कहेंगे आप प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे, उसका नाम है परिपत्र, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं या प्राइवेट कार्यालय होते हैं, वहाँ पे किसी भी विषय पर, टॉपिक पर बातचीत चलती है। उस बातचीत को चलने के बाद जब डिस्कशन हो जाता है, तो बड़ा हेड जो होता है किसी भी कार्यालय का, उसके सामने बात को लिखकर भेजा जाता है कि कोई भी काम जो है इस पर इस तरीके से विचार विमर्श हुआ है, डिस्कशन हुई है और इस तरीके से हम काम को हैंडल करने वाले हैं। तो फिर हम वो जो होते हैं छोटे अधिकारी, वो बड़े अधिकारी को बताते हैं लिख करके कि किस तरीके से कौन सा काम जो है उसे हम करने वाले हैं। तो इसे ही कहा जाता है परिपत्र या फिर सर्कुलर। सर्कुलर मतलब काम करने का तरीका, जो वो बड़े अधिकारी को पेश करेंगे छोटे अधिकारी। अब पढ़ लेते हैं कार्यसूची के बारे में।
अब कार्य का मतलब तो आपको पता है, काम, और सूची का मतलब होता है लिस्ट, यानी किसी भी चीज़ की लिस्ट जो होती है वो होती है सूची। तो अब पढ़ लेते हैं कार्य सूची क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी सरकारी संस्था हो, गैर सरकारी संस्था हो, जितनी भी जगह होती हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ काम होते ही रहते हैं। जैसे कि आपने स्कूल के अंदर देखा होगा, स्कूल के अंदर एनुअल प्रोग्राम वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। इसी तरीके से आपने बहुत सारे कार्यालयों में देखा होगा और प्रोग्राम होते हैं। तो जितने भी सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, वहाँ पे जब कोई भी काम होना है उसके लिए, उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों की मीटिंग बिठाई जाती है, कमेटी बिठाई जाती हैं। उसके अंदर एक जने को मॉनिटर बना दिया जाता है, यानी कि अध्यक्ष बना दिया जाता है, और लोग जो होते हैं उसके सपोर्टर होते हैं या उसके साथ डिस्कस करने वाले लोग होते हैं। तो ये आपस में किसी भी विषय पर डिस्कस करते हैं। फिर डिस्कस करने के बाद एक लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर बताते हैं ये किस तरीके से काम को करने वाले हैं, किस तरीके से काम को कब कितने टाइम अंजाम देने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट बनती है किसी भी काम को करने की, उसे कहा जाता है कार्य सूची। तो जैसे कि आपने देखा होगा एनुअल डे प्रोग्राम होता है, उससे पहले आपके जो हेड हैं स्कूल के, जो एनुअल डे प्रोग्राम जो है उसे संभाल रहे हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं आपके स्कूल के अंदर, शुरुआत कर रहे हैं जिसकी, तो वो जो मेन टीचर होंगे आपके, वो लिस्ट बना के देंगे प्रधानाचार्य को कि वो कब करने वाले हैं अपने प्रोग्राम को, किस टाइम करने वाले हैं, कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या चीज़ होगी। तो वो जो हैं, जो मेन हेड हैं, सचिव हैं, इस प्रोग्राम को संभाल लें, वो आपके प्रधानाचार्य को एक लिस्ट बना के देंगे सारे के सारे काम की। वही लिस्ट जो है आपकी कहलाएगी कार्य सूची, यानी कि काम करने वाली सूची के क्या क्या काम किसके अंदर होने वाला है। तो ये थी आपकी कार्य सूची। अब जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर का आपका ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा टॉपिक वो आपका लास्ट टॉपिक होगा, कार्य सूची का निर्माण करने का कारण क्या होता है आखिर। तो कार्य सूची जो है उसका निर्माण करने का मेन कारण यही है कि जितने भी टॉपिक हैं उन्हें सही तरीके से कवर करा जाए, एक भी टॉपिक को छोड़ा न जाए बिल्कुल भी, ताकि याद रहे कि हाँ भाई हमें कौन कौन सा काम करना था। उल्टे सीधे कामों की बजाय मेन टॉपिक पर फोकस करा जाए, जिसकी वजह से समय की भी बचत हो जाए। तो कार्य सूची इसलिए बनाई जाती है ताकि याद रहे कि क्या क्या काम हमें करना था और क्या क्या काम नहीं करना था, ताकि काम को आसानी से बचाया जा सके और कार्य को सही समय पे निपटाया जा सके। यही होता मेन उद्देश्य कार्य सूची को बनाने का। अब आती है कार्यवृत्त की बात। कार्यवृत्त क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कार्य सूची में लिस्ट जारी करी जाती है कि क्या क्या काम होने वाला है किस प्रोग्राम के अंदर। जब उसकी लिस्ट जारी हो जाती है तो जो लिस्ट बनाने वाला इंसान होता है वो अपने साथ के जो लोग हैं उनके सामने पेश करता है रिपोर्ट को कि वो क्या क्या काम करने वाला है प्रोग्राम में। फिर उस रिपोर्ट में जितने भी मुद्दे होते हैं, टॉपिक होते हैं, उस पर दोबारा से बहस होती है, विचार होते हैं और लोग अपनी मत वो करते हैं, पेश करते हैं, लोग अपनी राय प्रकट करते हैं, राय बताते हैं कि कौन सा काम किस तरीके से होना चाहिए इस प्रोग्राम के अंदर, कौन सा किस तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी कि जो कार्य सूची की जो लिस्ट है उस पर लोग जो हैं अपने राय दे रहे हैं, अपने मत दे रहे हैं, उसे कहा जाएगा कार्यवृत्त। कार्यवृत्त के अंदर लोग बताते हैं कि कौन सा काम जो है लिस्ट के अंदर सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, कौन सा काम सही तरीके से लिखा हुआ है। तो सारे के सारे निर्णय लिए जाते हैं फिर बाद में और सही तरीके से किसी भी प्रोग्राम को निपटाया जाता है। तो यही कार्य करा जाता है कार्यवृत्त के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।